मैं धरना स्थल से लाइव हूँ और आप जानते हैं कि अमरीश के बाद अक्षय धरना स्थल पे कई दिनों से आमरण अनशन पे है। आज कौन सा दिन है? 7वां दिन है और एम्बुलेंस को बुलाया गया है, पर एम्बुलेंस अभी तक नहीं पहुंची है। एम्बुलेंस को बुलाए हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। खबर ये है कि चौराहे तक पहुंची है, मगर मैं आपको अक्षय की हालत दिखाना चाहती हूँ। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अक्षय की तबीयत ठीक नहीं है और वो मुझे इस हालत में पहले से नहीं लग रहा है कि उसको आमरण अनशन पे वैसे भी जाना चाहिए था। लेकिन अब ये अगर उसकी इच्छा है तो उसके आगे हम कोई नहीं होते कुछ भी बोलने वाले। मगर पुष्कर सिंह धामी जी को फिर कहना चाहती हूँ कि उसकी तबीयत खराब होती जा रही है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर कोई हादसा किसी बच्चे के साथ हो जाएगा तो क्या होगा, उसके परिवार के साथ क्या होगा, ये तो अलग विषय है, मगर आपके साथ क्या होगा? आपके राजनीतिक करियर की अंत्येष्टि हो जाएगी और उसका उठाला जो है ना, यही बेरोजगार जो है उत्तराखंड के, वो आएंगे उठाला में। आप तमाम भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे। आज इनका एक दूसरा कार्यक्रम भी था परेड ग्राउंड में, लेकिन शायद वो कार्यक्रम अब नहीं हो रहा है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम भीड़ है धरना स्थल पर। बिना खाए पिए अक्षय यहाँ पे बैठा हुआ है। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके हाथ पैरों में मालिश करी जा रही है। एम्बुलेंस को आने में इतनी देर क्यों लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है। एम्बुलेंस को आने में इतनी देर पता नहीं यार। और अपनी गाड़ी लेके चल यार कोई। एम्बुलेंस को फोन करो। आप तमाम भीड़ को यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? हाँ जी, वो अपने पोस्टों के लिए इकट्ठे हुए हैं और जो कि सरकार मान नहीं रही है हमारी पोस्टों को, और हम सरकार से यही जताना चाहते हैं कि मतलब हमारी पोस्टें जल्द से जल्द खोल दी जाए। और अभी आप देख रहे हैं कि अक्षय की तबीयत खराब हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या कहना चाहेंगे पुष्कर सिंह धामी जी से? उनको यही कहना चाहते हैं कि मतलब जल्द से जल्द हमारी पोस्टों को निकाल दी जाए, जो भी आपने अटकाई हुई हैं। बस मैं यही कहूँगा। क्या कहोगे आप? मैम, आज तो हमारा हो गया जो हो रहा। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने हमें जो हमारा आज की रूपरेखा थी प्रोग्राम की,
वो तो उन्होंने हमें उस हिसाब से करने नहीं दी। अपने पे हमने मतलब रिस्क लेके, ऊपर से हमें धमकियां ये भी दे रही थी कि अगर तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो गया तो तुम चक्कर काटते रहोगे सारी उसकी गलियारों। अच्छा, तो आपको कार्यक्रम नहीं करने दे रहे थे? मतलब जो हमारे कार्यक्रम थे, हमारे नुक्कड़ नाटक था, वो तो हमने जैसे तैसे निभा दिया। अच्छा। लेकिन जिस रूपरेखा में हमारा कार्यक्रम चलना था, उस रूपरेखा में हम नहीं कर पाए। मैम, सरकार का इतना दबाव पुलिस के ऊपर आ गया था। वो भी बोल रहे थे कि हमारे ऊपर सरकार का बहुत दबाव है। बहुत दबाव है, सरकार का बहुत दबाव है, इसलिए जिस तरीके से ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे वो ये नहीं कर पाए। हाँ, आपने भी कुछ किसी चीज में हिस्सा लिया था? मैम, मैंने तो हिस्सा नहीं लिया था। मैं यहाँ अक्षय के साथ थे। तो अक्षय की तबीयत खराब हुई तो आप देख सकते हैं कि लाइन बनाई जा रही है ताकि एम्बुलेंस जब आए तो उसको क्लियर रास्ता मिले। लेकिन अभी तक एम्बुलेंस पहुंची नहीं है, तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताओ। मैम, हमारी सरकार से यही मांग है कि विज्ञप्ति जब निकली थी पहली बार, उस टाइम पे उसमें इरिगेशन के 228 पद ऐड थे। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ, ये जितने भी यहाँ पे लड़के हैं सब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हैं और सब ने मतलब मेहनत करके 500, 600, 700 जिनके मार्क्स आ रहे हैं तो सब यहाँ पे आ रखे हैं। इंटरव्यू की तैयारी करने के बजाय हम अपना यहाँ पे धरना दे रहे हैं। तो मतलब सरकार कब जगेगी? हमारा यही प्रश्न है कि मतलब हमें जहाँ पर पढ़ाई करनी चाहिए थी तो हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। अभी दिसंबर में हमारा वो इंटरव्यू होने वाला है, तो मैं सरकार से यही विनती करता हूँ अपने जितने भी यहाँ पे डिप्लोमा के छात्र हैं उनकी ओर से कि इन पदों को जल्द से जल्द ऐड किया जाए। और बस हमारी यही मांग है, आप इन पदों को ऐड कर दो, हम अपना घर चले जाएंगे, अपना पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल, अपनी पढ़ाई करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। आप लोगों ने भी आज हिस्सा लिया था उस कार्यक्रम में? कौन से कार्यक्रम में? आज जो आप लोगों का कार्यक्रम था। यस मैम, उसमें हिस्सा लिया था। क्या कौन से वाले कार्यक्रम में आप? मैम, वो नुक्कड़ नाटक हो रहा था। वो सरकार को दिखाना था कि आप लोग हमारे साथ क्या कर रहे हो इतने दिनों से। हमारे वो भाई की हालत इतनी खराब हो चुकी है। मतलब जब कुछ अनहोनी हो जाएगी उसके बाद आप लोग तबाह हो गए। मतलब भाई, एक भाई हमारा पहले था, वो भी बैठा था। आज इस भाई को 7वां दिन हो चुका है। तो सरकार इस टाइम सो रही है मैम। बिल्कुल भी हमारी कोई मतलब ना कोई यहाँ देखने आ रहा है, ना कोई पूछने आ रहा है। अभी तक कोई पार्टी का कोई मेंबर अभी तक हमें देखने नहीं आया मैम। हाँ, तो अभी कहा जा रहा था कि एम्बुलेंस पहुंच रही है, शायद एम्बुलेंस आ गई है। मैम, ये तो पिछली बार भी इतना लेट हुआ था। ये लोग पिछली बार भी आधे घंटे लेट आए थे। हाँ, चलिए, अभी तो आधे घंटे से कहीं ज्यादा लेट हो गया, लेकिन एम्बुलेंस आ चुकी है। इधर, हाँ, सुजाता पॉल इंडिया फर्स्ट पेज पे। इधर जाओ। साइड में रहना ताकि उठा के जा सके आराम से। जैसा कि आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस यहाँ पहुंच चुकी है। पौना घंटा के करीब हो गई है इनको फोन करे हुए। बाइक में चढ़ जाओ ऊपर। अरे बाइक में चढ़ जाओ। सांस लेने में दिक्कत होती हुई लग रही है मुझे। बीपी डाउन हो रहा है। आपने चेक किया अभी ना कितना हुआ? हाँ, नहीं मतलब पल्स भी कम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल कम हो रखा है। जल्दी लेगा, जल्दी लेगा। इसको इधर कर दो। हम देख सकते हैं कि बच्चे इकट्ठे हो गए हैं और उसके ऊपर फोकस। देखो आप कि पूरी मतलब वेट कितना कम हो चुका है, वैसे ही कमजोर बच्चा है। 7-8 दिन से भूखा है ये बच्चा। इसका बैग भी ले जाना यार, भाई का बैग भी दे दो। बैग और फोन ले, फोन उनके पास, फोन हो क्या रहे,
अक्षय भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अक्षय भाई जिंदाबाद, अक्षय भाई जिंदाबाद, अक्षय भाई जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आराम से भाई। संजय भाई, तुम और अतुल कोठारी चले जाना, तुम और अतुल कोठारी चले जाना। अतुल जाओ आप, तुम और अतुल कोठारी। बोतल भी रखिए साथ में, देते बैग और वो लेके जाओ। कोई दिक्कत नहीं, जाओ तुम दो जने जाना, ज्यादा मत जाना। बैठो गाड़ी, जल्दी जाओ जल्दी। हाथ मत करो ना, हाथ पैर मत करो। मुकुल भाई क्या चलो उमर भाई स्कूटी पे चढ़ो, हरीश भाई स्कूटी पे चढ़ो, उठाओ। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जा रही है। अब अक्षय की कितनी तबीयत खराब थी वो आप देख ही सकते हैं। और मैं आपको अब बाकी लोगों से बात करवा के बताना चाहती हूँ कि और आज जो कार्यक्रम हुआ, जो इनके तरीके से होना था, जिसको नहीं होने दिया गया, उसके बाद यहाँ पे तमाम बच्चे हैं। कितने हैं आप देख सकते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ भी एक तरफ खड़ी हैं, मगर क्योंकि वो उस वक्त हाँ वहाँ पे बैठे हुए थे, इसलिए मैंने उनसे बात नहीं करी। अब कौन बैठा है भाई? मनवीर। तो देखिए अब मनवीर को बैठाया है इन्होंने आमरण अनशन पे, लेकिन एक सेकंड। हाँ मनवीर, कहाँ से हो मनवीर? मैम मैं उत्तरकाशी से हूँ मैम। उत्तरकाशी से हो, तो अब आप इस आमरण अनशन को कंटिन्यू करोगे। आपने सबकी हालत देखी है क्या हुआ है, और आप ये भी जानते हो कि मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप लोग के को खिलवाड़ नहीं चाहती हूँ। लेकिन आप मैम, जब छात्रों की ऐसी कंडीशन आ गई है, सरकार हमारी बात ही नहीं सुन रही, तो इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते मैम। अब हमारा अंतिम यही वो है करने का, वो यही है कि हम सरकार हमारी जल्द से जल्द मांग माने। अगर नहीं मानती है तो यहाँ पे और भी भाई हैं जो इसके बाद मेरे बाद भी यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं आप आमरण अनशन पर मनवीर बैठेंगे। तो जैसे कि आप सब अवगत है इस बात से कि किस प्रकार से सरकार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ये हम सबके द्वारा, आप सबके द्वारा मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। हमने जब आमरण अनशन की जब बात ठानी थी तो सबसे पहले भाई अम्बरीश जिन्होंने शुरू किया था, ये शुरुआत किया था। उसके बाद जब उनकी तबीयत में, स्वास्थ्य में जब गिरावट आई तो कहीं ना कहीं उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, और उन्होंने हॉस्पिटल में भी अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ा। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर फिर आमरण अनशन पर बैठे और 6-7 दिन शायद उनका रहा। तो उसके बाद उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो उसके बाद हॉस्पिटलाइज हुए। फिर उनके बाद जो मोर्चा संभाला था हमारे भाई अक्षय ने, तो अक्षय का आज 7वां दिन था, पर सरकार की नींद अभी तक नहीं जाग रही है। और सरकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि और कितनी नौबत ऐसे आने दोगे आप, कि कितने युवाओं के साथ आप छल करोगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो कर रहे हो, पर युवाओं के स्वास्थ्य के साथ आप कितने युवाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करोगे। ये शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड सरकार को, शर्म आनी चाहिए उस युवा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री को, कि जिस युवा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आज युवा भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर है, या इनके स्वास्थ्य के साथ अगर कुछ भी मतलब जो इनके स्वास्थ्य के साथ, इनके स्वास्थ्य में जो गिरावट आएगी, या तो इस प्रकार की जो हमारी सरकार द्वारा ये नजरअंदाज किए जा रहे हैं ये सारे मामले, तो कम से कम सरकार से ये हम कहना चाहते हैं कि सरकार आए और इनकी सुध लें, और इनके जो 228 पद हैं इनको ऐड करें। और अगर आपने ये मंशा बना लिया, ये विचार आपके मन में है कि हम इन पदों को ऐड नहीं करेंगे, तो ये विचार अपने मन से सरकार निकाल दे, क्योंकि ये मोर्चा संभालने वाले युवा है। ये तब तक लड़ेंगे जब तक इनको इनका हक नहीं मिल जाता है, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक हक नहीं मिल जाता है। आज हमारे मनवीर भाई ने इस मोर्चे को संभाला है और इसको आगे बढ़ाया है, और इसके बाद तमाम युवा इसके लिए तैयार हैं, और जरूरत पड़ी तो हम खुद भी तैयार हैं, हम भी भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो
आप मनवीर भाई शुरू कर रहे तो इनका हम नारा स्वागत करेंगे कि इन्होंने मनवीर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनवीर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनवीर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, मनवीर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मनवीर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मनवीर भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते, धामी सरकार शर्म करो, शर्म करो शर्म करो, धामी सरकार शर्म करो, शर्म करो शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो डूब मरो, इरिगेशन को स्टार्ट करो, ऐड करो ऐड करो, इरिगेशन को स्टार्ट करो, ऐड करो ऐड करो, काल महाराज इस्तीफा दो, इस्तीफा दो इस्तीफा दो, काल महाराज इस्तीफा दो, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। साथियों, ये कार्यक्रम और ये जो आमरण अनशन की जो प्रक्रिया है, हमारे मनवीर भाई ने इसे आगे बढ़ाया है और उम्मीद करता हूं कि इसके बाद हमारे सैकड़ों युवा तैयार है इसके लिए। परंतु सरकार को चाहिए कि वो समय से इसका संज्ञान ले और समय से इन युवाओं के साथ न्याय करके इन युवाओं को इंटरव्यू की तैयारी के लिए घर जाने के लिए आप कहें। तो इसलिए ये सरकार से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इस काम को करिए और अगर 228 पदों को ऐड करने का विचार आपके मन में नहीं है तो आप अपने मन में विचार लाइए, नहीं तो वो काम होने वाला है जो आज तक 22 वर्षों के इस इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हमारे बीच इंद्रेश भाई है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप आशीर्वाद स्वरूप दो सब बच्चों को आप। एक तो मनवीर भाई को सलाम और आपके सारे साथियों को जो आप लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आप सबके लड़ाई के प्रति मैं अपनी एकजुटता जाहिर करता हूं। और मैं बॉबी भाई से भी और तमाम लोगों से ये बात कह रहा था कि आमतौर पर मांग का और संघर्ष का कोई अनुपात होना चाहिए, एक रेशियो होना चाहिए। जैसे न्याय शास्त्र में होता है कि भाई अपराध जितना बड़ा होगा सजा भी उसी अनुपात में होगी, तो भाई मांग जितनी बड़ी हो आंदोलन भी उसी अनुपात में होना चाहिए कायदे से। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात है, कोई इतनी बड़ी लड़ाई है, कोई इतना बड़ा सवाल है कि सरकार के लिए कोई बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अगर सरकारों ने ये ठान लिया हो कि उनको जनता के पक्ष में दिखना नहीं है, उनको जनता के हक में होना नहीं है, उनको लोगों की बात, लोगों के पक्ष की बात अगर कुछ दिखाई देनी है, कुछ चमकती दमकती बात दिखनी है, तो वो सिर्फ विज्ञापन में दिखनी है, विज्ञापन के अलावा वो कहीं नहीं दिखाई देनी, धरातल पर नहीं दिखाई देनी। तो तब इतनी छोटी सी बात इतनी जटिल हो जाती है। और मैं जानता हूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था बॉबी भाई से भी कि भाई हम तो लोग हैं जो लगातार सड़क पर रहते हैं, लगातार सड़क पर लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, हम ये तौर तरीका भी जानते हैं, हम सरकारों का जो पत्थर जैसा रवैया है वो भी जानते हैं। लेकिन आप जो सारे लोग हैं, आप कोई प्रोफेशनल आंदोलन करने वाले लोग नहीं हैं, जिनको बड़ी हिकारत से इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आंदोलन जीवी। हालांकि जिस दिन ये कहा गया उस दिन भी हमको खराब लगा, क्योंकि हम तो ऐसे प्रदेश में रहते हैं, इस प्रदेश की लड़ाई बनाने की लड़ाई का हिस्सा रहे हैं, इसलिए हम तो इसको कोई अपमानजनक बात भी नहीं समझते। ठगी करना अपमान गलत बात है, लूट करना अपमान है, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना अपमान है, दंगा फसाद करके उन्माद उत्पाद फैला करके सत्ता हासिल करना अपराध है, अपने हकों के लिए लड़ना अपराध नहीं है, बल्कि जरूरत है। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि इससे पहले आप में से ज्यादातर लोगों ने कोई धरना नहीं देखा होगा, कोई प्रदर्शन नहीं देखा होगा, किसी आंदोलन में नहीं गए होंगे। लेकिन अंततः जब हक अधिकार पर डाका पड़ता है, जब डाकेजनी होती है, तो उसमें लड़ने के अलावा, संघर्ष करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। और बस इतनी बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हो सकता है कई बार ये बड़ा थका देने वाला रास्ता है, ये बहुत थकाता है आपको। कई बार लगता है ऐसे बियाबान में बैठे हुए कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कहीं आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, किसी को सुनाई भी दे रहा होगा, निश्चित सुनाई दे रहा होगा। आपकी एकता, आपकी एकजुटता और धैर्य, ये बड़े धैर्य की परीक्षा है, क्योंकि आप सब लोगों ने ये किया नहीं पहले, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपके धैर्य की परीक्षा है। धैर्य की परीक्षा होती है लड़ाई में, संघर्ष में, और ये
कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जैसा मैंने कहा कि निश्चित ही आप एकजुट रहेंगे, मिलकर के लड़ेंगे तो इस सरकार को, इस सत्ता को भी पीछे हटाने में कामयाब रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है।